यूपी बोर्ड क्लास 10th के सभी बच्चों को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, पिछली कड़ी को देखते हुए और आज एक हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संधि और इसके बाद आज पढ़ेंगे समास। तो कॉपी पेन लेकर के आप लोग सब लोग बैठ जाइए और तैयार हो जाइए। एक एक पॉइंट नोट करते रहिए। समास, समास क्या है? समास, समास का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ संक्षेप में, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में। जिस प्रकार से आपने संधि पढ़ा तो संधि में क्या होता था? दो वर्णों का मेल होता था। समास में दो शब्दों का मेल होता है, दो शब्दों का मेल होता है। समास में दो शब्दों का मेल होता है। समास में दो शब्दों का मेल होता है। समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो किस प्रकार से पूर्व पद? जैसे यहां पे बताया गया राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। तो जो राम है ये आपका पूर्व पद है और लक्ष्मण ये उत्तर पद है। ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। यूपी बोर्ड के सभी बच्चे ध्यान देंगे क्लास 10th के। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में। समास में समास दो शब्दों के मेल से होता है। समास में दो शब्दों का मेल होता है। जैसे संधि में दो वर्णों का मेल होता है। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है। समास के भेद, समास के भेद, समास की 6 भेद, समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। समास के भेद, समास में 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। ये समास के 6 भेद होते हैं। क्लास 10th के बच्चों को
4 समास पढ़नी है। द्वंद्व समास पढ़ना है, द्विगु समास पढ़ना है, कर्मधारय समास पढ़ना है और बहुब्रीहि समास पढ़ना है। आप लोगों ने 9th में तत्पुरुष और अव्ययी पढ़ा था, तो यहाँ पे द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, ये 4 समास पढ़नी है। तो मैं तरीका बता रहे, द्वंद्व क्या होता है, द्विगु क्या होता है, कर्मधारय क्या होता है, बहुब्रीहि कैसे होता है समास। या तो आपसे आप पेपर में समास का शाब्दिक अर्थ पूछ लेगा। ये भी कह सकता समास में 2 वर्णों का मेल होता है, 2 शब्दों का मेल होता है, 2 वाक्यों का मेल होता है। तो समास में 2 शब्दों का मेल होता है। ये भी आपसे पेपर में पूछ सकता है समास में कितने पद होते हैं। तो समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद होता है। समास के भेद कितने होते हैं, 4, 6, 7, 8, तो 6 होते हैं। कौन कौन से, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। इसके बाद आपका परिभाषा और उदाहरण में समास का उदाहरण दे करके समास का विग्रह और समास का नाम पूछ सकता है। पेपर XYZ कुछ भी पूछ सकता है, विग्रह करना, समास बनाना, समास का नाम। तो देखिए, जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होगी, वो द्वंद्व समास होता है। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लगा होता है। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। विग्रह करने पर और प्रकट होता है। अर्थात और शब्द छिपा होता है। इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात द्वंद्व समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। विग्रह करने पर और प्रकट होता है, अर्थात और शब्द छिपा होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए, राम लक्ष्मण, हानि लाभ, रात दिन, भाई बहन, माता पिता। ये देखिए, इसमें 2 जो एग्जाम्पल मैंने दिया, दो पद है, पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं। दोनों पदों के बीच में अगर ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाए कि राम लक्ष्मण में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। एक पहचान, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होगा। और पहचान ये है, अगर विग्रह करेंगे तो इनमें क्या होगा, दोनों पदों के बीच में और शब्द प्रकट होगा।
अब देखिए द्वंद्व समास में दोनों जो पूर्व पद है और उत्तर पद है ये एक दूसरे के विलोम होंगे, ये एक दूसरे के विलोम होंगे। अगर इनका विग्रह किया जाए, ये समास है और अगर समास विग्रह किया जाए समास विग्रह तो राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण हानि और लाभ, रात और दिन, भाई और बहन, माता और पिता, ये सभी के बीच में और लगा हुआ है। इस प्रकार सभी द्वंद्व समास हैं। आगे जब प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा तो उसमें और भी एग्जाम्पल बताया जाएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये द्वंद्व समास है। इसके बाद आगे समास द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में संख्यावाची शब्द होता है। संख्यावाची द्विगु समास द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची शब्द होता है। द्विगु समास जो होगी, द्विगु समास में जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाची होगा, उसमें संख्या है ही। जैसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे, आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है वो कौन सी समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, तो द्वंद्व समास है। वो आपसे पेपर में ये भी कह सकता है कि जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है वो कौन सी समास होती है। तो पूर्व पद संख्यावाची जो होता है वो द्विगु समास होती है। जैसे कहा जाए चौराहा, चौराहा, जैसे त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिदेव, त्रिदेव, चारपाई, चारपाई, नवग्रह। इस प्रकार से आप देखिए इसमें जो पूर्व पद वो संख्यावाची है। जब समास विग्रह करेंगे तो चौराहा, चौराहा का क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह, चार राहों का समूह कहें या समाहार। इस प्रकार से चार जो है ये संख्यावाची है, संख्या है। त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह, तीन क्या है? ये भी संख्या है। त्रिदेव तीन देवों का समूह, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, तो तीन ये संख्यावाची है। चारपाई, चार पैरों का समूह, ये भी आपका चार संख्या है। नवग्रह, नव ग्रहों का समूह, तो इस प्रकार से नव ये संख्या है। तो जहां पे संख्या आता है वहां पे द्विगु समास होती है। क्लियर हो रहा है? जहां पे
आपका योजक चिन्ह है, विग्रह करने पर और उसमें जिसमें और द्वंद्व समास में पूछ सकता है वो कौन सी समास में है जिसमें और छिपा होता है, तो द्वंद्व में और छिपा होता है। और यहाँ पर आपका संख्यावाची आता है। इसके बाद कर्मधारय समास आप लोग देख लीजिए, कर्मधारय समास क्या है। सभी लोग कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहे, लिखते रहे। जितना सिलेबस जो पढ़ाया जा रहा है इसका प्रैक्टिस सेट भी बताया जाएगा, वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, विश्वास रखिए। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास में वह समास जिसमें विशेषता बताई जाए, वह समास जिसमें विशेषता बताई जाए, इसमें विशेषण शब्द आता है, इसमें विशेषण शब्द आता है। आप ये जान लीजिए, पेपर में ये पूछता है विशेषण विशेष से, विशेषण विशेष का जहां संबंध होता है, विशेषण विशेष का संबंध, जहां पर विशेषण विशेष का संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होती है। पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है विशेषण विशेष का संबंध कहां पे होता है, तो कर्मधारय समास। या आपसे कह देगा उपमेय उपमान का संबंध, तो जहां पे उपमेय उपमान आता है वहां भी कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे, पीतांबर, रक्त कमल, पीतांबर, रक्त कमल, श्वेत कमल, श्वेत कमल, नील कमल, पीतांबर, रक्त कमल, श्वेत कमल, नील कमल। आप देखिए या पीतांबर पीला वस्त्र, तो यहाँ पे जो है पीतांबर का है, पीत माने पीत माने पीला, अंबर मतलब वस्त्र होता है। तो यहाँ पे जो कपड़ा है उसकी आपका विशेषता बताया जा रहा है, क्या होता है कि आपका ये विशेषण है। और रक्त कमल, लाल कमल, पीला है जो वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, ऐसे भी कह सकते हैं पीला है जो वस्त्र, लाल है जो कमल, श्वेत मतलब सफेद, सफेद है जो कमल, नीला है जो कमल। इस प्रकार से यहां पे कर्मधारय समास है। कर्मधारय के बाद आपका आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास क्या होता है। इस समास में
दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती है। इस समास में दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती है। किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। ये जो बहुब्रीहि समास है बेटा, बहुब्रीहि समास, इस समास में दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती है। दोनों पद मतलब जो पूर्व पद और उत्तर पद है, बहुब्रीहि समास में पूर्व पद उत्तर पद की प्रधानता नहीं होती, किसी तीसरे की अर्थात अन्य पद की प्रधानता होती है। वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, जैसे लंबोदर, लंबोदर, दशानन, लंबोदर, दशानन, चक्रपाणि, वीणापाणि, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ऐसे ये है लंबोदर। या इसका विग्रह करेंगे तो कह रहा लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट होता है, लंबा है उदर जिसका। तो लंबा है उदर जिसका अर्थात क्या हो जाएगा, गणेश। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तो यहां पे पूर्व पद लंबा है और उत्तर पद उदर है, उदर मतलब पेट होता है। तो यहाँ पे दोनों पदों की प्रधानता ना होकर के अन्य पद की प्रधानता हो रही है, कि कह रहा है कि लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबा है पेट जिसका अर्थात गणेश। दशानन, दस हैं आनन जिसके, दस हैं आनन जिसके अर्थात रावण। क्या, दस हैं आनन जिसके अर्थात रावण। जैसे कह रहा है चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। और अगर कहा जाए वीणापाणि, वीणापाणि तो वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। इस प्रकार से आपका जो समास है, जैसे चंद्रमौली, चंद्रशेखर, चंद्रमा है, चंद्रमा है सिर पर जिसके, तो चंद्रमा किसके सिर पर है, शिव। तो यहां पर अन्य के प्रति दोनों पद प्रधान ना होकर के अन्य के प्रति जब कोई प्रधानता होती है तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। और आपसे पेपर में देगा लंबोदर, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है, या तो विग्रह दे देगा, कहते लंबा है उदर जिसका, इसमें कौन सी समास से पेपर दोनों तरह से पूछ सकता है। तो आपने देखा होगा ये पता, जितने भी 99% मैं बता रहा हूं, जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं वो सभी बहुब्रीहि समास में आते हैं। आपने देखा होगा एग्जाम्पल के द्वारा, लंबोदर गणेश जी, चक्रपाणि विष्णु जी, चंद्रशेखर शिव जी, वीणापाणि
सरस्वती, इस प्रकार से। लेकिन दशानन जो है ये थोड़ा अपवाद में कि देवता नहीं है, लेकिन हाँ लंका का तो देव ही था, लंका का राजा ही था। तो यहाँ पर दशानन 10 है, आनंद जिसके अर्थात रावण। तो आप ये देखिए कि कुछ समास है जो बहुब्रीहि भी होंगी और आपका कर्मधारय भी होगी। तो कैसे करेंगे कि बहुब्रीहि और कर्मधारय? तो अगर ऐसा एग्जाम्पल आ जाए कि आपको लगे कि उसमें कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है, तो आप बहुब्रीहि में टिक लगाएंगे, बहुब्रीहि को प्राथमिकता देंगे। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास ये देख लीजिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल है, जैसे यहां पे उदाहरण मैं दे रहा हूं, पीतांबर, पीतांबर। तो पीतांबर, ये पीतांबर जो शब्द है यहां पे कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि भी समास है। अगर पेपर में दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो आप बहुब्रीहि समास करेंगे, और अगर कर्मधारय ऑप्शन में है तो कर्मधारय ही होगा, बहुब्रीहि ऑप्शन में है तो बहुब्रीहि ही होगा। और अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो आप बहुब्रीहि को प्राथमिकता देंगे। कैसे दोनों समास है? अगर कहा जाए पीला है जो वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, तो यहां पे विशेषता बताई जा रही है, इस हिसाब से कर्मधारय है। और अगर इसका विग्रह किया जाए, पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान पीतांबर धारण करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों समास है। कुछ एग्जाम्पल जो आपको दोनों समास होंगे। और देखिए जैसे कहा जाए कि कुछ एग्जाम्पल हैं जो द्विगु समास है और बहुब्रीहि समास है। जैसे द्विगु समास, और बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो बेटा द्विगु समास जैसे कहा जाए दशानन, दशानन और दशानन, देखा जाए तो संख्यावाची आगे बताया गया कि दशानन में क्या होता है कि दशानन में जो है आपका संख्यावाची ये होगा, सॉरी 10 क्या है? संख्या शब्द है। और जो संख्या शब्द होता है 10 आनन, 10 है आनन मतलब होता मुख, 10 है मुख, 10 है मुख। तो 10 मुख की बात की जाए तो यहाँ पे ये क्या है? संख्या है। तो इस हिसाब से ये द्विगु समास हो रहा है। और अगर देखा जाए 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण, तो यहां पे पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान ना होकर के कोई अन्य पद प्रधान हो रहा है, तो इस हिसाब से ये बहुब्रीहि समास है। तो कुछ एग्जाम्पल कर्मधारय भी है और उसमें बहुब्रीहि भी है, तो आप बहुब्रीहि को प्राथमिकता देंगे। और कुछ एग्जाम्पल है, कुछ समास है द्विगु है और बहुब्रीहि है, तो आप उसमें बहुब्रीहि को ही प्रधानता देंगे, उसी को आप करेंगे, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर मत कहिएगा, इसीलिए मैं समझाया हूं।
और बताया हूं। इसके बाद एक मैं 60 तरीका देता हूं आपको याद करने का समास का, आप उसे अपना लीजिए तो उससे भी सही हो जाएगा कौन सी समास कैसे पहचान लेते हैं। तो ये जो कहते हैं ट्रिक है, ये तरीका है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। ये तरीके कोई कह दे कि 100% सही होते हैं तो मैं ये कभी मानने को तैयार नहीं हूं। जो भी टीचर कहते तरीका 100% सही है तो 100% नहीं सही होता है। मैं एक बार मान सकता हूँ 99% तरीके सही होते हैं, ट्रिक 99% सही होती, लेकिन 100% नहीं सही हो सकती। हर जगह अपवाद है। वो जो आपको धोखा देता है कि 100% मेरा तरीका सही है, तो 100% तरीके सही नहीं होते। कुछ कुछ में हो सकता है 100% सही हो, लेकिन हो उसमें भी 99% 100% तरीके सही नहीं होते। 1% कमी ही रह जाती है, लेकिन 99% अगर तरीका सही है तो उसे अपना लेना चाहिए। देखते हैं क्या है। द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में और छिपे दुग में पहला गणना पद आवत है। द्वंद्व में और छिपे दुग में पहला गणना पद आवत है। अव्ययी में अव्यय शब्द रहे, कर्मधारय में विशेषण आवत है। कर्मधारय में विशेषण आवत है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे बहुव्रीहि में अन्य पद आवत है। ये देखिए, द्वंद्व में और छिपे, मैं बताया हूं द्वंद्व में और छिपा होता है। जो पूर्व पद है उत्तर पद है, जब समास विग्रह करेंगे तो द्वंद्व पद में और छिपा होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे कहा जाए हानि लाभ, ये हानि लाभ, आप इसका विग्रह कीजिए तो हानि और लाभ, ये यहां पे और आया, कहता द्वंद्व में और छिपे, मतलब हानि लाभ, हानि और लाभ के बीच में ये और छिपा था। ठीक है, कह रहा है दुग में पहला गणना पद आवत है, अर्थात दुग समास में पहला गणना पद आएगा। जैसे अठन्नी होगा 8 आनों का समूह, 8 आनों का समूह, या कहें सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। तो ये क्या है, 7 क्या है, गणना है, गिनती है। क्लियर हो रहा है। अव्ययी आप में है नहीं, तत्पुरुष है नहीं, कर्मधारय, कर्मधारय में विशेषण आवत है। जैसे कहा जाए पीतांबर, पीतांबर कपड़ा कैसा है, वस्त्र कैसा है, पीला है, तो यहां पे विशेषता बताई जा रही है। पीतांबर में विशेषता बताई जा रही है, कहता है पीला है, पीला है जो वस्त्र, तो पीला है जो वस्त्र, ये विशेषता बताई जा रही है। बहुब्रीहि में कहता अन्य पद आवत है, अर्थात पूर्व पद उत्तर पद दोनों की प्रधानता नहीं होती। जैसे कहा जाए चक्रपाणी, चक्रपाणी, तो ये पूर्व पद चक्र है और पाणी जो है उत्तर पद है। पाणी मतलब होता है हाथ,
तो क्या होता है, चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। तो इस प्रकार से यहां पे बहुब्रीहि समास है। तो यहां पे इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा है, किताबों में नहीं मिलेगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अव्ययी, और आप उसको भी थोड़ा देख ले, आपने 9th में पढ़ा है अव्ययी और तत्पुरुष क्या हो जाता है। जैसे देखा जाए अव्ययी में क्या कह रहा है, अव्ययी में अव्यय शब्द रहे, अव्यय वो शब्द होता है जिसका लिंग वचन कारक के अनुसार उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे विकारी शब्द होते हैं, अभिकारी शब्द जो होते हैं, जो अभिकारी शब्द होते हैं वो आपके अव्यय कहलाते हैं। इनका परिवर्तन भी हमेशा निश्चित होते हैं। जैसे कहा जाए यथाशक्ति, यथाशक्ति तो क्या है, अव्यय है, ये अव्यय है। यहां पर विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार, क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। तो इस प्रकार से यहाँ पे अव्यय में अव्यय शब्द रहे, अर्थात ये अव्यय है, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। तत्पुरुष देख ले, तत्पुरुष, तत्पुरुष क्या होता, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपा होता है। कारक चिन्ह क्या होता है, 8 होते हैं। कारक जो है 8 होते हैं, उनके चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान से, अपादान से, और संबंध काके की, संबोधन रारेरी, अधिकरण में पर। तो इस प्रकार से 8 कारक होते हैं। लेकिन कारक के अनुसार जो तत्पुरुष समास मानी गई है, कारक के अनुसार तत्पुरुष समास, कारक के अनुसार तत्पुरुष समास का भी पूछ ले, कारक के अनुसार तत्पुरुष समास कितने प्रकार हैं, तो 6 प्रकार हैं। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हैं, अर्थात कर्ता, कर्ता तत्पुरुष, और लास्ट में संबोधन तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष, और आपका जो लास्ट में संबोधन तत्पुरुष है उसे समास नहीं माना जाता। कारक चिन्ह 8 होते हैं, लेकिन कर्ता, कर्ता का ने होता, संबोधन हे अरे भो, तो उसे नहीं माना जाता। इस हिसाब से तो इच्छाएं हो जाते हैं। तो कैसे एग्जाम्पल जैसे देखा जाए, जैसे कहा जाए राजा का पुत्र, यहां पे दे दिया जाए राजपुत्र, राजपुत्र। तो बेटा राज जो पुत्र है, इसमें क्या कह रहा है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपे, कारक चिन्ह छिपा होगा। राजपुत्र माने राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो क्या है, का, ये कारक चिन्ह है, किसका, संबंध कारक, का के की। तो इस प्रकार से संबंध कारक होता है। जैसे कहा जाए राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो इस प्रकार से यहाँ पे संबंध का अब देखा जाए तो कौन सी, ये तत्पुरुष तो है, लेकिन कौन सी तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है। इस प्रकार से होता है, लेकिन सिलेबस में नहीं है, लेकिन 9th में आपने पढ़ा है, कभी हो सकता है पेपर में पूछ ले। तो इस प्रकार से आपका समास मैंने समाप्त किया, और जब सिलेबस कुछ समाप्त हो जाएगा तो सभी का रस का, छंद का, अलंकार का, संधि का, समास का, सभी का प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। सभी के 15-15, 20-20 क्वेश्चन लेके आएंगे, तो हमारा पेपर अच्छे से और हो जाएगा और समझ जाएंगे। यहीं पर मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। अच्छे से आप लोग, उम्मीद है कॉपी पेन लेकर के लिखेंगे और पढ़ेंगे, और अच्छे से अपने रिजल्ट, जिससे आपका अच्छा रिजल्ट आए और आपके चेहरे में मुस्कान आ जाए। इस प्रकार से मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय हिंदी।